हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, जल्दी बताओ आपका क्या हाल चाल है। जी 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 जी, आप क्लास में आ जाइए आप लोग, जल्दी से क्लास में आ जाइए। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। ठीक हो आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं भी ठीक हूँ यार, बुखार उखार है थोड़ा, उससे परेशान हूँ। बुखार है उससे परेशान हूँ। कल भी हुआ था, कल भी रात में क्लास हुआ था। हर दिन हो रहा है भैया क्लास, क्लास कभी नहीं रुक रहा है। क्लास हर दिन। मैं भी ठीक हूँ, तबीयत खराब है थोड़ा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल भी क्लास हुई थी, ठीक है, हर दिन क्लास हो रही है। आराम नहीं कर सकते यार, क्लास लेना पड़ेगा। चलो, टेक केयर। सर्दी बहुत बढ़ गई है जी प्रशांत जी, थैंक यू। नहीं, टाइम से पहले नहीं स्टार्ट करते हैं। गुरुजी लव यू गुरुजी। सुजीत कुमार, सॉरी कल क्लास मेरी मिस हो गई। कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिए, टेक्निकल इशू कल बहुत ज्यादा था। हेलो 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 एवरीवन, शुरू किया जाए। चलो, तो भारत में बैंकिंग प्रणाली आज का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग मैसेज कम करेंगे, मेरी बात ज्यादा सुनेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप लोग प्लीज बात सुनेंगे, पहले पहले बात सुनेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे कम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जब हम बैंकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि बैंक किसे कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक, या बैंक किसे कहते हैं, बैंक क्या है। देखो, अगर बैंक की हिंदी अगर ट्रांसलेट की जाती है, गुड इवनिंग टू एवरीवन, तो उसे बोलते हैं कोष बोलते हैं। कोष का मतलब होता है बैंक क्या हो। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज बैंक, कोई बात नहीं, वो आप बाद में देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि बैंक क्या है, ठीक है, तो देखो सिंपल बात है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बैंक एक, हेलो एवरीवन, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से जमा स्वीकार करता है और उसकी क्रेडिबिलिटी है। जैसे हमारे पास, जैसे मान लो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए, हम बैंक में क्यों डाल देते हैं, क्योंकि बैंक पर हमें क्या है, साख है, विश्वास है उस पर, और उसके बदले में हमें 2 ऋण भी मिलता है ना। चैट प्राइवेट प्लीज, चलो ओके, ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं, हेलो हेलो, ठीक है, जहां जमा कर सकते हो निकाल सकते हो। देखो 2-3 काम बैंक में होते हैं। पहला क्या होता है, हम जमा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, हम जमा क्यों कर सकते हैं, भाई जमा तो हम कई जगह कर सकते हैं ना। तो जमा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहां साख होती है, साख होती है यानी कि विश्वास होता है, यानी कि क्रेडिट होता है, विश्वास होता है कि हाँ वहां पैसा जमा कर रहे हैं तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। एक विश्वास होता है, एक क्रेडिट होता है, एक क्रेडिट होता है, ठीक। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम जमा करते हैं, चलो विश्वास है, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। बदले में बैंक से हमें क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है, ठीक। बदले में हमें बैंक से ब्याज भी मिलता है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है, लिखेगा, ठीक है। चलिए, बैंक एक ऐसी संस्था है, लिखेगा, इतना क्लियर हो गया। बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को बदले में ऋण भी देती है, ठीक। ये दोनों काम बैंक करती है, ठीक है। दोनों काम ये बैंक करती है ना। बैंक एक ऐसी संस्था जो लोगों से क्या करती है, जमा स्वीकार करती है, पैसा जमा करते हैं और फिर हमें ब्याज भी मिलता है। विश्वास है तभी हम वहां पैसा दे रहे हैं, अगर विश्वास ना होता तो वहां पर पैसा ना देते, ठीक है, पैसा हम ना देते वहां पर। प्लीज
ठीक है, ठीक है, ठीक। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? हेलो एवरीवन, हेलो बोलिए, क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें। ठीक है भैया। चलो चलो, चलिए चलिए चलिए, डन डन डन। ठीक है, अब आगे देखिए, दो तरीके की बातें हैं यहां पर। यहां दो तरीके की बातें आती हैं। एक तरीके की बातें आती हैं जिसे बोलते हैं संगठित बैंक, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड बैंक। एक होता है असंगठित बैंक। अनऑर्गेनाइज्ड बैंक। ठीक, दो तरीके की बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक, हाँ इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, तभी तो लिखा ना, ऑर्गेनाइज्ड बैंक एंड अनऑर्गेनाइज्ड बैंक एंड अनऑर्गेनाइज्ड बैंक। दो तरीके की बैंकिंग सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिल गए। दो तरीके की बैंकिंग सिस्टम यहां आपको देखने को मिल गए, ऑर्गेनाइज्ड बैंक एंड ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड बैंक। संगठित बैंक और असंगठित बैंक। ठीक है, अब संगठित बैंक को समझते हैं कि संगठित बैंक क्या होता है। ठीक है, संगठित, पहले इसको समझिएगा। संगठित बैंक उसे बोलते हैं ऐसा बैंक जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, विच बैंक कंट्रोल बाई आरबीआई। ठीक, और इसमें इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऐसा बैंक, अभी समझाऊंगा, ऐसा बैंक जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं होता। विच बैंक नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई। अब देखिए, दोनों के उदाहरण समझिएगा, दोनों के उदाहरण देने जा रहा हूं, दोनों के उदाहरण समझिएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ऑर्गेनाइज संगठित बैंक कौन से होंगे देखिएगा, एक बार समझिएगा। संगठित बैंक में इसका एग्जांपल लिखिएगा, इसका एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं, समझिएगा। इसका एग्जांपल आपके लिए लिखिएगा, जैसे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, जैसे आपको एसबीआई, आईसीआईसीआई। ठीक है, ये सब बैंक होते हैं। ठीक, इनको संगठित बैंक बोला जाता है। असंगठित बैंक का मतलब क्या है, जैसे ये वाले बैंक होते हैं असंगठित बैंक। अब इसका इतना लिख लिया है तो इसका एग्जांपल दूसरे जगह देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत। ऐसा बैंक जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, विच बैंक नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाई या नॉट रेगुलेटेड बाई आरबीआई। ठीक है, अब इसका इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, पहले समझाते हैं। देखो, इसका एग्जांपल यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, समझिएगा। अब जैसे मान लो एक जैसे मान लो गांव में जमींदार है या उधार देने वाला पैसा है, उधार देने वाला। अब जैसे गांव में देखा होगा, जुआ लोग खेलते हैं, जुआ लोग खेलेंगे, क्या कहेंगे, अभी 10,000 रुपए दे दो, अभी 10,000 रुपए दे दो, कल हम जो है, कल हम तुमको 12,000 लौटाएंगे। तो किसी बैंक में इतनी तेजी के साथ तो पैसा नहीं बढ़ता, सॉरी 12,000, 1,20,000 नहीं। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, कहेंगे आज 1,00,000 रुपए दे दो, 1,00,000 दे दो, और एक हफ्ते बाद हम तुम्हें 1,25,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग कौन होते हैं, जैसे जमींदार होते हैं, जैसे उधार देने वाले लोग होते हैं। प्रणाम बेटा, क्लियर है? गवर्नमेंट बैंक ये वाली बैंक है, पीएनबी, एसबीआई। प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक ऐसी बैंक होती हैं जो आरबीआई के थर्ड लिस्ट में शेड्यूल्ड होती है। उसको आगे अभी समझाएंगे, उसको अभी आगे समझाएंगे।
25 दिन में पैसा डबल, खोखा बैंक बोलते हैं उसको, सेल बैंक बोलते हैं। इंटरेस्ट पर पैसा देना, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। अच्छा नीतीश जी देखो ऐसा है ना, जैसे तुम बैंक से पैसा लेने जाते हो, समझो एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसे तुम बैंक से पैसा लेने गए तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास क्या है, जमीन है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है जिसको रखेंगे फिर तुमको लोन देंगे, और ऐसे बैंक वाले आपसे पैसा ले लेंगे, ठीक है, आपसे पैसा किसी न किसी तरीके से निकाल लेंगे। और एक होता है असंगठित बैंक वाला व्यक्ति, जो होता है जमींदार हो सकता है, जो उधार देने वाला हो सकता है, सूदखोर हो सकता है, जो क्या कहता है या खोखा बैंकिंग वाला हो सकता है। वो क्या कहेगा, ठीक है तुम कहोगे मुझे आज 10,000 की जरूरत है, कहेगा कल शाम को देना लेकिन 15,000 देना, ठीक है, कल शाम को देना लेकिन 15,000 देना, ऐसे करके लोग बोलते हैं। ठीक हूं बेटा, ठीक हूं। कुछ समझ नहीं आता है, कुछ तवज्जो मारा, काहे नहीं समझ में आता है, खाना ज्यादा खा लिया क्या, आपका क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है क्या आपको सभी को क्लियर नहीं हो रहा है? विदाउट पेपर वर्क क्लियर है, क्लियर है, एकदम इजी तो बताया यार। ठीक हूं बेटा, ठीक हूं, विदाउट पेपर वर्क, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग क्लियर होना चाहिए। अरे बाप रे, इतनी बेइज्जती, आपकी क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है। अगर मेरी क्लास में समझ में नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब लिखेंगे बैंक, बैंकों का इतिहास, ठीक है, बैंकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ठीक, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो सबसे पहला जो बैंक बना था, सबसे पहला बैंक कौन सा बना था, ठीक है, तो 1157 में बैंक ऑफ वेनिस बना था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बैंक ऑफ वेनिस, वेनिस कहाँ है, इटली में है, बैंक ऑफ वेनिस बना था, ये कहाँ बना था, इटली में। 1157 में सबसे पहला बैंक दुनिया में वेनिस में बना था, बैंक ऑफ वेनिस बना था। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, बैंक ऑफ वेनिस बना था, ठीक है। अब देखिए कई चरण की बैंकिंग व्यवस्था है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखाने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहला लिखिएगा प्रथम चरण, प्रथम चरण का बैंक, इसमें 2 क्लास लगेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेज बैंक, फर्स्ट स्टेज बैंकिंग, प्रथम चरण के बैंक, ये कब से स्टार्ट हुए, 1806 से, 1806 से प्रारंभ हुए ये बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें सबसे पहले 1770 में एक्चुअली जो है ये 1806 तक चले, स्टार्ट नहीं हुए, 1806 तक चले, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई मुझे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, लिखेगा। इसके अंतर्गत पहला बैंक कौन बना, पहला बैंक बना 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, नोट करिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। इसमें इस बैंक का विकास हुआ, किसका, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का विकास हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक था, ठीक है। और ये कौन कंपनी चलाई थी, यूरोपियन कंपनी चलाई थी, यूरोपियन कंपनी, यूरोप, रेगुलेटेड बाय यूरोपीय कंपनी, रेगुलेटेड बाय यूरोपीय कंपनी, ठीक है, रेगुलेटेड बाय यूरोपीय कंपनी, बिल्कुल, इट्स बेस्ड ऑन यूरोपियन मेथड दैट इज कॉल्ड एलेक्जेंडर द एंड कंपनी, इसको चलाते थे, एलेक्जेंडर एंड कंपनी चलाती थी। लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मतलब तक रखना है, अपने मतलब तक चलना है, ठीक है। फिर द्वितीय चरण के बैंक आ गए, सेकेंड स्टेज बैंक आ गए। देखो हमेशा हमें अपनी उतनी पढ़ाई करनी है, द्वितीय चरण के बैंक जिसमें हमारा एग्जाम निकल जाए। सेकेंड स्टेज बैंक, सेकेंड स्टेज बैंक का अगर हम यहां पर किसके बारे में समझे तो इसमें कौन कौन सी बैंकिंग प्रणाली आती है सेकेंड स्टेज बैंक में, ठीक है। ये 1806 से 1860 तक, 1806 से 1860 तक चले ये बैंक, ठीक है, याद रखिएगा ये सन थोड़ा सा अगर रट लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे बैंक बनाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई सारे बैंक बनाए थे, बेसिकली 3 प्रकार के बैंक बनाए थे, याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कई 3 प्रकार के उसने बैंक बनाए थे, ठीक है। पहला है बैंक ऑफ बंगाल, नोट करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे,
बेटा कुछ चीजें याद करनी पड़ती, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये 3 काम किए गए। ठीक है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, अगर आप लोग बोलो तो इनका सर भी, ईयर भी हम बता दें, पर ईयर याद रखने की जरूरत नहीं। आरबीआई ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 काम स्टार्ट किए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में हुई थी, आपको पता ही है ना। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1921 में, यहां एक नोट करके लिखेगा, नोट करके 1921 में ये तीनों बैंक आपस में मर्ज कर दिए गए। कब कर दिए गए? 1921 में तीनों बैंक आपस में मर्ज कर दिए गए, और इनका नाम क्या रख दिया गया? इनका नाम बहुत ही छोटा सा नाम रख दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इनका नाम का क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका नाम 1921 में क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बेटा कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा ये याद करिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कब स्थापित हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, बेटा कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी यहां। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। कंटेंट यहीं से क्वेश्चन आपका मिलेगा, कंटेंट यहीं से क्वेश्चन मिलेगा बेटा। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको भटकना ना पड़े, आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि बस ऐसे सुपरफिशियल पढ़ा दे तो हम वैसा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ, सारी क्लास का पीडीएफ देते हैं। फिर तीसरा चरण, इसमें मुझे ही ज्यादा मेहनत लगती है। तीसरा चरण, थर्ड स्टेज, मैं चाहता तो सीधा आरबीआई की स्थापना से पढ़ा सकता था, लेकिन फिर बच्चा सवाल नहीं कर पाओगे, जब एग्जाम में आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तीसरा चरण, ठीक है, 1860 से ये 1913 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1860 से 1913 तक चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ? 1865 में इलाहाबाद बैंक बनाया, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। क्या बैंक बना? बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, बैंक ऑफ शिमला, बैंक ऑफ शिमला बना। बैंक ऑफ शिमला भी इसी के दौरान एस्टेब्लिश हुआ, बैंक ऑफ शिमला भी एस्टेब्लिश हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक आया। इसका साल याद रखिएगा, 1894 में पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक। कोई बता सकता है इस समय देश में कितने नेशनल बैंक हैं? कोई बता सकता है इस समय देश में कितने नेशनल बैंक हैं? बताओ जल्दी से, कोई और बता सकता है? ठीक है, और ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसके बारे में नोट करके लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसके बारे में नोट करके लिखिएगा। यह भारतीयों के लिए चलाया गया भारतीयों के द्वारा बनाया गया के द्वारा बनाया गया प्रथम बैंक था। दिस बैंक formed by Indians
ठीक है, इसको किसकी स्थापना किसने करी थी? भारतीयों ने करी थी, याद रखिएगा। अब आता है चौथा चरण, ठीक है, गुड नाइट। चलो अगला, अब आता है फोर्थ स्टेज या चौथा चरण। बेटा सब चीज जरूरी है। चौथा चरण, सोना बहुत जरूरी है बट पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। जो रातों को जगाते हैं वही सपनों को हवा देते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1919 से आपकी लाइफ है, आपकी किस्मत है, लेकिन बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना तो आपको गिल्ट होगा और दुनिया आपको गाली देगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो एक काल है, आपको पता है इसी काल में चौथे चरण में ही 1934 में 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट या अधिनियम पास हुआ था 1934 में। याद रखिएगा 1934 में पास हुआ था। अगर कभी प्रश्न पूछ ले पास कब हुआ था और लागू कब हुआ था, तो लागू अगर पूछ ले तो 1 अप्रैल इंप्लीमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन 1935 को है, लेकिन एक्ट आया था 1934 का, याद रखिएगा। एक्ट है 1934 का, एकदम क्लियरली याद रखिएगा बच्चा। चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब पांचवा चरण आ जाता है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। पांचवा चरण, फिफ्थ स्टेज, पांचवा चरण। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पांचवा चरण। इसमें बस इतना लिखना है, ठीक है, कि ये जो चरण है, यह चरण बैंकिंग विस्तार का चरण था, यानी बैंकिंग व्यवस्था का तेजी से इससे विकास हुआ, बैंकिंग विस्तार का चरण था। क्यों? देश, चूंकि हमारा देश आजाद हो गया था, बैंकिंग विस्तार, और जो है इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या करा था, बैंकों को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करी थी, ठीक है। बैंक जो है, ज्योग्राफी की क्लास भी आगे से चलेंगी, ठीक है। पहला बैंकिंग विस्तार का चरण था। ये चरण कैसा था? बैंकिंग विस्तार का चरण था। दिस स्टेज, तो बैंकिंग जो है उसको एक्सक्लूड करने का चरण था। इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड कर रहे थे, उसको एक्सपेंड कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम को। इसमें बहुत ज्यादा बैंकिंग व्यवस्था स्थिर, आप सभी को पता है कि जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तेजी के साथ होने लग गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तेजी के साथ यहाँ पर होने लग गया था, याद रखिएगा, है ना, बहुत तेजी के साथ। पांचवें चरण में, अच्छा इसका जो है चरण आपको लिखना है, तो 1939 से 1946 तक, 1939 से 46 तक, ठीक है। अंग्रेज भी तेजी के साथ बैंकिंग व्यवस्था को डेवलप करना चाहते थे। दूसरा एक कारण और भी था कि वो ये भी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ से वो पैसा लेकर जा सके, क्योंकि भाई द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा उनको भी चाहिए। हमारी इकोनॉमी को पूरे तरीके से क्या करना चाहते थे? ऑर्गेनाइज कर देना चाहते थे, ऑर्गेनाइज कर देना चाहते थे, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज कर देना चाहते थे। अब छठा चरण आता है। इतना हो गया है बेटा, इतना हो गया है, प्लीज बताइए, इतना हो गया है? थोड़ा सा यहां भी आपको दिक्कत हो सकती है, बट अभी आगे सब। मैं इकोनॉमी में पीएचडी नहीं किया हूं, मैं इकोनॉमी यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है। छठा चरण, सिक्स्थ स्टेज, पढ़ा लेता हूं नहीं पढ़ा लेता हूं, मेरी क्लास पसंद आती कि नहीं आती? छठा चरण, बोलो, क्लियर है? मेरी क्लास समझ में आती है? नहीं आती है? चलो बहुत थैंक यू। तो यहां पर आते हैं, तो 1 अप्रैल 1949 को सबसे पहला, देखो 3 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, 3 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है। आनंद सौरभ करें, नहीं आती है ठीक है। चलो 1 अप्रैल 1949 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब देखो यहां एक चीज समझिएगा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स,
देखो एक चीज यहां याद रखिएगा कि यार बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, ये बैंकों का नेशनलाइजेशन क्या है। देखो 100% आपका स्टूडेंट वीडियो बैंक कर देखो अब एक चीज समझो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच। देखो एक चीज यहां समझो आप लोग कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है इसका मतलब क्या है। देखो हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में क्या था, हम गुलाम से तुरंत आजाद हुए थे, तो बैंकिंग व्यवस्था गांव में नहीं थी। अभी आपने जब आपने नोटबंदी देखी होगी तो देखो लोग कितनी कितनी लंबी लाइनों में लगते थे। यानी कि जब आजादी के 70 सालों में, ठीक है, आजादी के 70 सालों में ये जो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, तो सोचो उस समय 1950-60 का दशक में क्या हाल रहा होगा। तो उस दौरान सरकार ने निर्णय लिया कि बैंकिंग व्यवस्था को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा। अभी तो ठीक है, जो है बैंकिंग व्यवस्था को क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीयकृत। भैया तभी तो आप लोग, हाँ सोशियोलॉजी भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तभी तो आप लोग रेटिंग अच्छी नहीं करते हो, आप लोग पता नहीं क्यों रेटिंग अच्छी नहीं करते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें की गई थी वहां पर, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करना। लिखिएगा अर्थ इसका क्या होगा, बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करना, टू एक्सपेंड बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करना, ठीक है। जो बैंक है उनको क्या कर देना, सरकारी बैंक बना देना, उनको बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार कर देना, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो अब एक चीज यहां पर नोट करके बताऊंगा, उसको लिखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करके लिखिएगा। बैंकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण 3 बार किया गया। एक बार 1949 में, 1949 में टोटल 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 19 बैंक। फिर दूसरी बार कब हुआ, 1969 में, 69 में। तब कब हुआ, 14 बैंकों का। और फिर तीसरा नंबर कब आया, 1980। कितनी बैंकें हुई, 6 बैंकों का। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बेटा सेकंड बैच में मेरी क्लास नहीं चलती, इसी में फिलहाल अभी चलती है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन, आरबीआई का नेशनलाइजेशन मैंने बताया तो कि 1935 में हुआ, 1935 में एक्ट के द्वारा हुआ। चलो ठीक है, क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया इतना, बोलो भाई इतना क्लियर हो गया। अभी एक स्टेज और है, एक स्टेज अभी और है, 7वीं स्टेज, 7th स्टेज। ये स्टेज का भाई 7वां चरण, ये स्टेज का भाई, यह 1991 से वर्तमान तक, 1991 से वर्तमान तक। अब देखो इसमें क्या हुआ, 1991 से वर्तमान तक। देखो 1991 में क्या आया, 1991 में क्या आया, उदारीकरण अपनाया हमारे देश ने। उदारीकरण का मैंने मतलब बताया था कि दुनिया के लिए अपने देश के बाजार को खोलना, ताकि वो लोग भी हमारे देश में आकर बाजार बना सके, है ना। तो याद रखिएगा, 1991 के बाद क्या हुआ, देश में, नोट करिएगा, देश में, नोट करके लिखिएगा, देश में प्राइवेट बैंकिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने दरवाजे खोल दिए, प्राइवेट बैंकिंग के लिए दरवाजे खोल दिए गए, ठीक है। देश में प्राइवेट बैंकिंग के लिए तेजी के साथ दरवाजे खोल दिए गए। सर जी नहीं समझे, अब प्राइवेट बैंकिंग का मतलब होता है, देखो उदारीकरण का क्या मतलब हो, उदारीकरण का मतलब है, जैसे मान लो उदारता किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर आप इग्नोर करते हैं किसको भाई, यास्रीन परवीन, बेटा बिल्कुल नहीं इग्नोर करते हैं।
अच्छा 6 का ईयर नहीं लिखा, अच्छा 6 का ईयर नहीं लिखा है, तो 1946 से 1991 तक। बेटा इतनी चीजें दिमाग में चली होती है कि थोड़ा बहुत भूल जाता है, ठीक है। देखो उदारीकरण देश में प्राइवेट बैंकिंग का के लिए दरवाजे खोलना, ठीक, हर किसी के लिए। उदारीकरण का मतलब होता है, ठीक है, उदारीकरण का मतलब होता है कि देश में हर किसी के लिए व्यवस्था हो। जैसे तुम्हारे उदारता का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं होगा कि हम अपने देश के लोगों को काम देंगे, विदेश का कोई अच्छा बैंक आएगा तो भी उसको हम काम देंगे, ठीक, इसका यह मतलब है। चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब आइए एक फ्लो चार्ट देखते हैं, भारत में बैंकिंग ढांचा, भारत में बैंकिंग ढांचा कैसे काम करता है। भारत में बैंकिंग संरचना, ये फ्लो चार्ट एकदम बना लीजिएगा। बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। भारत में बैंकिंग संरचना, भारत में बैंकिंग संरचना, ठीक है। तो एक तरफ क्या आएगा, अनुसूचित बैंक आएंगे, और दूसरी तरफ कौन आएंगे, गैर अनुसूचित बैंक आएंगे। पर नोट करिएगा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक, ये शेड्यूल्ड बैंक का मतलब है वो शेड्यूल्ड कास्ट वाला नहीं, कि कुछ लोग यही समझ लो कि यार ये SC ST वाली बात हो रही है। अनुसूचित बैंक यानी जिनका उसमें लिस्ट है, और जिनका उसमें लिस्ट नहीं है वो अनुसूचित बैंक होंगे, है ना। अब अनुसूचित बैंक में दो चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक, देखो गैर अनुसूचित बैंक इनको बोला जाता है, जैसे लिखेगा जमींदार, जमींदार, ठीक है। सूदखोर, सूदखोर कौन होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, 3 के त्यारा वाले, जो कहते हैं आज 10,000 ले जाओ कल 15,000 दे जाना, इस तरीके के लोग, ठीक है। और जो गैर अनुसूचित बैंक है इसको समझिएगा, गैर अनुसूचित बैंक को समझिएगा, इसमें दो तरीके के बैंक आते हैं, इसमें दो तरीके के बैंक आते हैं। एक प्रकार के बैंक होते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कहते हैं ना कोऑपरेटिव से, गांव बोलते हैं ना कोऑपरेटिव से खाद लेने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव से पैसा उधार लिया है, ठीक है। और दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक, दूसरे होते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, अब कहो सर ये वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल बैंक, और इनको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, ठीक है। हेलो बच्चों, वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। अब इसमें क्या है, इसमें इसमें जो है आते हैं, इसमें 2-3 तरीके के बैंक आते हैं, ठीक है। जैसे सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक कितने हैं, समय 12 हैं, आपने लिखा गवर्नमेंट बैंक यानी सरकारी बैंक 12 है, ठीक है। फिर दूसरा आता है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कृषि और छोटे व्यवसाय के लिए लोन देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। और तीसरे होते हैं निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, निजी बैंक, जैसे ICI क्या है, निजी बैंक, ठीक है। जैसे ICICI, ठीक है, ये क्या है, निजी बैंक है। HDFC क्या है, निजी बैंक है, ठीक है। तो इस तरीके के 3 तरीके के बैंक होते हैं। अब इसको एक बार समझ लीजिए कि किस प्रकार का लोन कौन देता है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो इसमें सरकारी वाले में लिख लो ताकि भूलो ना, जैसे आपका हो गया SBI हो गया, ठीक है, PNB हो गया, इस तरीके के बैंक हो गए, है ना। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसे जो गांव में खुले होते हैं, जो ग्रामीण व्यवस्था पर, जैसे कृषि के लिए लोन देना, ट्रैक्टर के लिए लोन लेना, वो सब काम इन बैंकों में होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण। खाद के लिए लोन लेना, ये सब काम, नलकूप लगाना है उसके लिए लोन लेना, वो सब काम रीजनल रूरल बैंक करते हैं। निजी बैंक तो भैया ICI से HDFC जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, है ना, बड़े बड़े, जो नाबार्ड है वो स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है, नाबार्ड सिर्फ और सिर्फ कृषि के लिए लोन देता है
है ना। अब सहकारी बैंक कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा होता है कि जैसे तुम कोई काम करना चाहते हो पूरे ग्रुप में, जैसे गांव के कई लोग जुड़ गए कि हम लोग साथ में क्या करेंगे, मशरूम का उत्पादन करेंगे, हम लोग साथ में क्या करेंगे, मखाने का उत्पादन करेंगे। तो कई लोग मिलकर साथ गए और उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया, यहां से लोन लिया और साझा तौर पर काम किया। नाम से स्पष्ट है, सहकारी, यानी कई लोगों को साथ मिलकर लोन लेना। इसमें जो है, इसमें नाबार्ड इसमें किसी में नहीं आएगा, नाबार्ड प्रशांत इसमें किसी में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। और गैर अनुसूचित का मैंने बता ही दिया, गैर अनुसूचित का बता ही दिया कि इसमें जो आरबीआई के लिस्ट में नहीं शामिल है उनको बोला जाता है जो है गैर अनुसूचित, जैसे जमींदार, सूदखोर, उधार देने वाले, जो बीसी उसी चलाते हैं गांव में। सेंट्रल बैंक का वैकेंसी आया है। यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट करेंगे सर? नहीं बेटा, हमें अलाउ नहीं है, हमें जो अलाउ है हम वही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ है, इतना क्लियर हुआ है। रीजनल वाला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब होता है जैसे गांव में, जैसे कोई कहेगा हमें नलकूप लेना है, लगवाना है, कोई कहेगा हमें ट्रैक्टर लेना है, कोई कहेगा कि हमें पंप एंड सेट लेना है, ये सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ होता है। आयरिश वर्मा काहे नहीं समझे, क्या नहीं समझे, क्या भांग खा के बैठे हो क्या? सीबीआई, ये सीबीआई क्या होता है? सीबीआई इज टाइप ऑफ विच बैंक, ये क्या है भैया, क्लियर है? फिनो बैंक अभी आगे बताएंगे, फिनो बैंक क्या होता है। समझ गए, समझ गए, क्लियर है। चलो अब आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया, चावल और दबा के खा लिया और नींद आ रही है, मोबाइल लिए बैठे हैं सामने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर कहेंगे सर बहुत बेकार पढ़ाया। दबा के चावल और खा के, बेटा कितनी बार समझाऊं यार, एकदम सिंपल तरीके 2-3 बार तो समझाया है बेटा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं बेटा। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल, जो कोऑपरेटिव बैंक नाम से ही पापा से पूछना सुबह, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक पापा से पूछना कि पापा कोऑपरेटिव बैंक कौन सी है, तो तुम्हारे जो है, तुम्हारा जो वो होगा, ग्राम पंचायत होगी, पंचायत के पास कोऑपरेटिव बैंक होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब आरबीआई पर आते हैं। आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई को क्या बोलते हैं? भारत केंद्रीय बैंक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? इट इज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, सिलेक्शन दिला के मानूंगा, याद रखिएगा। और ये किस एक्ट से आया, याद रखिएगा, तो आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट यानी कि आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 से आया, ठीक। लागू कब हुआ? लागू होने की बात अगर करोगे तो मैंने पीछे बताया 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ, ठीक है। जब ये काम करना स्टार्ट किया था तो इसके पास मात्र 5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, नोट करिएगा, ओनली 5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, ओनली 5 करोड़ रुपीस प्रॉपर्टी ही हैज, ठीक है। सिर्फ इसके पास 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। कितने करोड़ की? 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। हो गया?
अभी आरबीआई के पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो खुद रिलीज करती है, हम थोड़ी ना, हमें थोड़ी ना बताएगी यार, वो देखना पड़ेगा। चलो अब लिखेंगे 12 राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से हैं। 12, इसमें आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन सा बैंक है। 12 राष्ट्रीयकृत जो बैंक है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। 12 जो राष्ट्रीयकृत 12 नेशनलाइज बैंक है वो कौन कौन से हैं। 12 नेशनलाइज्ड बैंक कौन कौन से हैं, किसी को रटे हैं, किसी को याद है, याद रखिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला नाम लिखिएगा एसबीआई का, दूसरा नाम लिखिएगा यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। फिर तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फिर है केनरा बैंक, याद रखिएगा केनरा प्राइवेट नहीं, नाम से ही आदमी समझेगा प्राइवेट है। केनरा बैंक ये भी सरकारी बैंक है, केनरा बैंक इज गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। फिर 5वां नंबर पंजाब नेशनल बैंक, अगला छठा इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक छठा बैंक हो गया। फिर इंडियन बैंक, नोट करते चलिएगा साथ साथ, इंडियन बैंक। फिर 8वां है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी अच्छा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। फिर अगला है 9वां नंबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर अगला है 10वां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूको बैंक, अभी यूको बैंक में बहुत ज्यादा बेनामी संपत्ति थी, ठीक है। 12वां है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। याद रखिएगा 12वें नंबर का बैंक है। पूरे क्लियर हो गए? पंजाब एंड सिंध बैंक, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो गया? लिख लिया है? इसमें तो क्लियर होने की बात नहीं, लिखने की बात है। एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है, नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बच्चे ने भी पूछा था फिनो बैंक किसे बोलते हैं, फिनो बैंक क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने। देखो, फिनो बैंक होता है, अभी तक क्या होता था, जैसे किसी के, मान लो समझाता हूं, जैसे आपके कोई फादर है, कोई भाई है, बहन है, रिश्तेदार है जो विदेश में रहते हैं, ठीक है, और वो आपको पैसा भेजते हैं,
ठीक है, वो आपको पैसा भेजते हैं। तो पहले क्या होता था, डायरेक्ट आपके खाते में नहीं आ पाती थी। अब फिनो बैंकिंग में क्या कहना चाहते हो विश्वदीप, बताओ भैया। सर 11 नंबर पर क्या है? अरे यार 11 नंबर पर है यूको बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो जैसे मान लो अब कोई विदेश में लिखेगा, विदेश में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति सीधा अपने परिवार, दोस्तों व रिश्तेदार को पैसा भेज सकता है। इसकी स्वीकृति आरबीआई ने दी है, दे दी है। ठीक, पहले ऐसा नहीं हो पाता था, पहले उसको बदलना पड़ता था। ठीक है, अब जो है उसको वो करता हो, वो आप सीधा भेज सकता है। ठीक, याद रखिएगा। चलो आपने एक चीज पूछी तो मैं भी एक चीज बता देता हूं, एक चीज मैं भी बता देता हूं। एक शब्द होता है हेलीकॉप्टर मुद्रा, एक शब्द होता है हेलीकॉप्टर मुद्रा, लिखेगा हेलीकॉप्टर मुद्रा। पूछा गया है हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर लिख लीजिएगा, मुद्रा को मनी लिख लीजिएगा। इस शब्द को सबसे पहले पूछ लिया गया है कि शब्द किसने दिया। ठीक है, इस शब्द को किसने दिया? तो जी हाँ दोस्तों, थॉमस फ्रीडमैन ने। नाम सुना है कभी इनका? बहुत बड़े थिंकर हैं, इनकी 2-3 किताबें मैंने पढ़ी हैं। मेरे पास कम से कम 2000 से 2200 किताबें हैं, मैं काफी पढ़ता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छे से जुड़िए। और इस बार मैंने कम से कम 300 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। फिर अभी समझा रहा हूं हेलीकॉप्टर मुद्रा क्या होती है। ठीक है, इसका प्रयोग लिखेगा, इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में तरलता लाने के लिए होता है। अभी समझाता हूं, तरलता लाने के लिए किया जाता है। अब ये तो हो गई कठिन कठिन भाषा, भैया ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ठीक है, दिस टर्म यूज बाय थॉमस फ्रीडमैन एंड दिस कंसेप्ट यूज टू लिक्विडिटी इन द मार्केट। ठीक है, अब देखो तरलता लाने के लिए कैसे किया जाता है। अब देखो तरलता होती क्या है, पहले तो तरलता इकोनॉमी की होती क्या है, पहले तो इस बात को समझो। देखो तरलता का मतलब होता है कि जैसे जब सभी के पास पैसा हो, सभी लोग ठीक ठाक से पैसा खर्च करते हो। ठीक है, सभी लोग ठीक से पैसा खर्च करते हो, तब उसे बोलते हैं तरलता। अब तरलता का मतलब होता है कि बाजार में ठीक ठाक से पैसा उपलब्ध है, लेकिन अगर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा उपलब्ध हो जाए, जैसे होता है ना कि जैसे हम 100 रुपए दे और एक हमें अमरूद मिले, तो इसका मतलब होता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक, तरलता का अगर बहुत बाजार में बहुत ज्यादा पैसा भी आ जाता है तब भी आरबीआई को दिक्कत होती है, सरकार को दिक्कत होती है। और जब बाजार में पैसा नहीं होता तब भी दिक्कत होती है। इकोनॉमिक्स इतना कठिन विषय है, मुझे जानबूझकर ये दिया गया कि मैं ही इसे पढ़ाऊं। इकोनॉमिक्स इतना कठिन विषय है इसलिए मुझे दिया गया, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे पैसा ज्यादा बढ़ गया तो चीजें इतनी महंगी हो जाती है कि फिर हालत खराब है। और अगर पैसा बाजार से खत्म हो जाए तो लोग भूखों मरने लगते हैं, लोग भूखों मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स, तो सरलता समझाता हूं कि यानी कि जब बाजार में तेजी से पैसा खत्म होने लग जाए तो उसमें बाजार में पैसा जो है, मार्केट में पैसा सरकार डालती। कैसे डालेगी? सरकारी योजनाएं लेकर आएगी। सरकारी योजनाएं लेकर आएगी तो क्या होगा, जैसे रोड बनेगी, जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसमें मजदूरों को काम मिलेगा, इंजीनियर को काम मिलेगा, गिट्टी को वाले काम मिलेगा, मोरंग वाले को काम मिलेगा। सबके पास पैसा जाएगा, सबको फायदा होगा कि नहीं होगा? एक बार और बताते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, अर्थव्यवस्था में तरलता लाने के लिए होता है। यानी बाजार में पैसा नहीं है तो बाजार में पैसा कैसे डाला जाए। जैसे जब कोरोना था तो उस दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना क्यों लागू करी?
गति शक्ति योजना क्यों लागू करी? ताकि भारत के लोगों को काम दिया जा सके, भारत के लोगों को क्या किया जा सके, काम मिल सके, इसलिए इस योजना को लागू किया गया था। है ना? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ऑल 12 बैंक गवर्नमेंट बैंक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बट आई कैन, मैं समझता हूं कि आप लोगों को चलिए अच्छी बात है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अभी आगे समझाता हूं। चलो अब एक कॉन्सेप्ट लिखेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये बहुत पूछा जाता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जा चुका है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो प्रश्न है हर जगह पूछा जाता है। तो पहले ये होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है, ये पहले तो समझ लेना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो होता क्या है। देखो, जैसे बैंक से जुड़े जो कामकाज है, जैसे आपने देखा होगा मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ठीक है, नीरव मोदी, ये सब लोग भाग गए देश से, ये सब लोग भाग गए देश से। जब इसे लोग, भैया पढ़ा लेने दो, ठीक है, पढ़ा लेने दो, बहुत ज्यादा मैसेज मत करो, परेशान मत करो यार, पढ़ा लेने दो, निवेदन है हाथ जोड़कर। आप सभी से हाथ जोड़ता हूं, मैं ऐसे झुक जा रहा हूं आप सभी के सामने, प्लीज पढ़ाने दे दो। ठीक है, तो जब ये भाग गए तो क्या हुआ कि ये पैसा बड़ी होशियारी से पैसा लेकर भागे और इनको कोई नहीं रोक पा रहा था। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा इनके सामने दिक्कत आ रही थी। अब हुआ क्या कि इन पे कंट्रोल लगाने की जरूरत थी। तो क्या होता, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है, जितनी भी बैंकिंग व्यवस्था है, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो पूरी जो है मेहनत से कंट्रोल लगाने का काम करता है, वो कंट्रोल लगाने का काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, फरवरी 2016 में, फेब 2016 में इसकी स्थापना की गई। फरवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई, याद रखिएगा, फरवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है, उद्देश्य इसका है सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाना। आपको एक लाइन में दे देगा किसका क्या उद्देश्य है, रिफॉर्म टू पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाना, रिफॉर्म टू पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये किस, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ये जो है, ये जो कमेटी का नाम है, कमेटी का नाम कोई इसकी पता है, पीजे नायक समिति, पीजे नायक समिति की सिफारिश पर लाया गया था, पीजे नायक समिति की सिफारिश पर लाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या है, एक स्वायत्त निकाय है। क्या है ये, यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, यह एक, यानी कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, यह एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस बॉडी, इट्स ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, यानी इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, मोदी जी कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है या HQ है, हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर सरकार उसको नियंत्रित कर सकेगी तो सरकार भी तो हो सकता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हो, अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही हो। इसका मुख्यालय मुंबई में है, हेडक्वार्टर, HQ का मतलब था हेडक्वार्टर, इंग्लिश वाले लिखेंगे। ज्योग्राफी की क्लास अभी नहीं होती, बाद में होगी, पहले इकोनॉमी पढ़ाएंगे फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक, पीजे नायक कमेटी, चलो आशा करता हूं कि सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, बताओ भैया। चलो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग रेटिंग जरूर अच्छी कर दीजिए प्लीज, सभी लोग रेटिंग जरूर अच्छी कर दीजिए, सभी लोग रेटिंग जरूर अच्छी कीजिएगा प्लीज।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पीजे नायक कमेटी, पीजे नायक समिति एक स्वायत्त शासी संस्था है, रिफॉर्म टू पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरीवन।